नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है हरदोई उत्तर प्रदेश से। बहादुर सीधे सरल स्वभाव का था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। ऐसे व्यक्ति का सीधापन कभी कभी उसके लिए ही घातक साबित हो जाता है। बहादुर जैसा था, उसकी पत्नी शीला ठीक उसके विपरीत थी। वो काफी तेज और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसकी शादी चूंकि बहादुर के साथ हुई थी, इसलिए वो मजबूरी में उसका साथ निभा रही थी। लेकिन एक दिन शीला को मनमाफिक साथी मिला तो वो दोनों बेटियों को पति बहादुर के पास छोड़कर उसके साथ चली गई और उसके साथ शादी करके कन्नौज में रहने लगी थी। ये करीब 10 साल पहले की बात है। बहादुर शीला के जाने से काफी दुखी हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। शीला अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दूसरी शादी करने के बाद भी वो फोन पर दोनों बेटियों के संपर्क में रहती थी। बहादुर की दोनों बेटियों ममता और सोनिका ने गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद गांव के पास के ही एक कॉलेज में ममता इंटरमीडिएट में तो सोनिका हाई स्कूल में पढ़ रही थी। बिना मां के सीधे पिता के संरक्षण में पल रही दोनों बहनें अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही थी। उन पर पिता का कोई अंकुश नहीं था। दोनों बहनें जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। सुरसा थाना क्षेत्र के ही इच्छानापुर गांव में रजनीकांत पांडे रहते थे। उनके परिवार में भी उनकी पत्नी विभा के अलावा 2 बेटियां और इकलौता बेटा था सचिन। करीब 10 साल पहले विभा भी अपनी दोनों बेटियों के साथ पति का घर छोड़कर लखनऊ रहने चली गई थी। बाद में रजनीकांत और विभा के बीच का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था, जो कि अभी तक कोर्ट में चल रहा है। सचिन, जो अपने पिता के साथ ही रहता था, अपनी मां से मिलने लखनऊ जाता रहता था। सचिन पांडे ने हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वो अपनी बाइक पर घूमते हुए आवारागर्दी करता था। एक दिन वो पड़ोस के गांव सथरी गया, जहां उसका दोस्त रहता था। उस समय हल्की हल्की बरसात हो रही थी। सड़क सुनसान पड़ी थी। तभी सचिन की नजर एक युवती पर पड़ी, जो बैग लटकाए बारिश में भीगती हुई जा रही थी। उसने कॉलेज की ड्रेस पहन रखी थी। सचिन समझ गया कि वो कॉलेज से छुट्टी के बाद घर जा रही है। सचिन ने उस लड़की को देखकर पल भर के लिए कुछ सोचा, फिर लंबे लंबे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। वो उस लड़की के एकदम करीब पहुंचकर बोला, तुम भीगते हुए क्यों जा रही हो? अगर चाहो तो छतरी के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की ने पल भर के लिए उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो पूरी तरह भीग चुकी हूँ, अब छतरी में घुसने का क्या फायदा? वास्तव में लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी। कपड़े भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे। सचिन ने जब उसका भीगा शारीरिक सौंदर्य देखा तो उसे पाने के लिए मचल उठा। वो उसे समझाते हुए बोला, ये बरसात का पानी है, ज्यादा भीगोगी तो बीमार पड़ सकती हो। युवती ने एक पल उसे देखकर सोचा, फिर झट से छतरी के नीचे आ गई। वो युवती कोई और नहीं, ममता थी। सचिन उसे जानता तो था, लेकिन उसे उसका नाम पता नहीं था। कुछ दूरी तय करने के बाद ममता का घर आ गया। वो बोली, धन्यवाद, मुझे यही छोड़ दो। सचिन उसे घर के चबूतरे पर छोड़ आया। वो चबूतरे पर खड़ी होकर अपने बालों को झाड़ने लगी। उस रात खाना खाने के बाद सचिन जब बिस्तर पर लेटा तो 1000 कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने ममता का भीगा हुआ शरीर घूम रहा था। 2-3 दिनों तक वो ममता की यादों में खोया रहा। ममता की एक झलक पाने का निश्चय करके वो शाम को बाइक लेकर घर से निकल गया। ममता उसकी हालत से अनजान अपनी सहेली से हंसी मजाक करते हुए कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी। सचिन की नजर उस पर पड़ी तो वो उन दोनों से थोड़ा आगे होकर बाइक चलाते हुए बार बार पलटकर ममता की ओर देखने लगा। ममता इससे अनजान अपनी बातों में मशगूल होकर आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी सहेली को उसकी इस हरकत का अंदाजा हो चुका था। वो ममता से बोली, ममता देखो, वो लड़का बार बार पलटकर हमारी ओर देख रहा है, क्या तुम उसे जानती हो? सचिन बाइक पर बैठे पलटा तो ममता ने उसे पहचान लिया। ममता उसे देखकर मुस्कुराई तो वो हड़बड़ा गया। उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक समेत नीचे गिर गया।
ये देखकर ममता की सहेली ठहाका मारकर हंसने लगी तो ममता ने उसे डांट दिया। तू बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी, उसे जानती है क्या? सहेली ने कहा। हाँ, उसका नाम सचिन है और पड़ोस के गांव इच्छानोपुर में रहता है। 2 दिन पहले ही उसने मुझे अपनी छतरी में ढककर घर तक छोड़ा था। फिर तो वो पक्का तुझे ही देख रहा था और इसी वजह से बेचारा चारों खाने चित गिर गया। सहेली बोली। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हो कि वो मुझे ही देख रहा था? सीधी सी बात है, मैं तो उसे जानती तक नहीं। अपनी सहेली के इस तर्क से ममता पल भर के लिए कुछ सोचे बिना न रह सकी। तब तक उसकी सहेली का घर आ चुका था। वो अपने घर चली गई। ममता अकेली घर पहुंचने तक यही सोच रही थी कि सचिन उसे क्यों देख रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। दोनों के मन में खलबली मची हुई थी। एक प्रेम रोगी बन चुका था तो दूसरा मनोरोगी। एक अपने प्यार का इजहार करना चाह रहा था तो दूसरा अपने मन की उलझन को सुलझाना चाहता था। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की चाह बढ़ती जा रही थी। उस दिन शाम का समय था। ममता घर का कुछ सामान खरीदकर थैला हाथ में लिए घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे सचिन पर पड़ गई। उसे देखकर ममता के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। वो सचिन के एकदम करीब आकर बोली, मेरी सहेली बोल रही थी कि तुम उस दिन बार बार पलटकर मुझे देख रहे थे। उसका ये सवाल सुनकर सचिन एक पल के लिए हड़बड़ा गया। फिर हिम्मत जुटाकर उसने कहा, तुम्हारी सहेली ठीक कह रही थी, मैं बार बार तुम्हें ही देख रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो? ममता को सचिन से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी, किंतु इन शब्दों ने उसे विस्मय में जरूर डाल दिया था। वो एकाएक कुछ बोल नहीं पाई, बल्कि पल भर के लिए अपलक उसकी ओर देखती रही। इस तरह की फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, वो बोली। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम्हारे दिल में प्यार का फूल जरूर खिलेगा। मैं मेले में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। ये कहकर सचिन तेज कदमों से वहां से चल पड़ा। ममता अपनी छोटी बहन सोनिका के साथ सोती थी। उस रात ममता को नींद नहीं आ रही थी। सचिन की मुस्कान और बातें उसके सामने घूम रही थी। सच्चाई ये थी कि ममता भी उसे चाहने लगी थी। उसे बेचैन देखकर सोनिका ने उससे पूछा भी, क्या बात है दीदी, नींद नहीं आ रही है क्या? मेरा मन नहीं लग रहा है। ये कहकर उसने करवट बदल ली। कुछ पल के लिए आंखें मूंदी तो सचिन के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसका मासूम चेहरा आंखों के सामने घूमने के अलावा जेहन में कई तरह के सवाल पनपने लगे। उसी समय उसने फैसला कर लिया कि वो सचिन से मिलेगी जरूर। अगले दिन सज धज कर ममता मेले में गई तो उसने सचिन को नदी के किनारे इंतजार करते पाया। उसे देखते ही सचिन का चेहरा खिल उठा। वो तुरंत उसके नजदीक आकर बोला, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी, तुम पर तरस खाकर आ गई। मंद मंद मुस्कुराते हुए ममता ने कहा। सचिन ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। क्या कर रहे हो? मेरी छोटी बहन भी साथ आई है, उससे बहाना करके आई हूं, मुझे जल्दी जाना होगा। थोड़ा देर तो बैठो। सचिन ने उसे बैठाया। कुछ पल की खामोशी के बाद ममता बोली, हम दोनों का प्यार हमारे घर वाले कबूल नहीं करेंगे। जब हम दोनों को कबूल है तो दुनिया की क्या परवाह करना? सचिन बोला। दुनिया की नहीं, पर घर वालों की परवाह तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। इसके बाद अक्सर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। एक रोज सचिन ने अपनी चाहतों से ममता के जिस्म को पिघलाना चाहा, लेकिन ममता ने काबू बनाए रखा और सचिन को समझाते हुए बोली, सचिन, ये सब अभी नहीं, ये सब शादी के बाद ही हो तभी अच्छा लगता है। अगर तुम चाहते हो कि हम जल्दी से एक हो जाए तो अपने घर वालों से कहकर मेरे घर वालों से शादी की बात कर लो। ममता, मैं शादी से कहाँ मना कर रहा हूँ। जब हम प्यार करते हैं और हमारे दिल एक हो चुके हैं तो हमारे शरीर भी एक हो जाने चाहिए, जिससे हमारे बीच किसी प्रकार की दूरी ना रहे। सचिन ने समझाया। लेकिन शादी से पहले ये पाप है जो कि मेरे लिए कलंक का टीका बन सकता है। इसलिए मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे और मेरे घर वालों की इज्जत पर आंच आए, ममता ने साफ कह दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास ना होता तो तुम्हारे प्यार में इतना आगे तक नहीं बढ़ती। लेकिन तुम जिस चाहत को पूरा करने की बात कह रहे हो वो शादी से पहले मुमकिन नहीं है। सचिन को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उसने ममता पर जाहिर नहीं होने दिया। फिर दोनों के बीच इधर उधर की बातें होती रही। उसके बाद दोनों विदा होकर अपने घर चले गए। असल में सचिन ममता से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उसकी देह का पुजारी था और ममता की देह को अपनी बाहों में भरकर मसोसना चाहता था, जबकि ममता उससे सच्चा प्यार करती थी। सचिन ने बार बार कोई ना कोई बहाने से ममता को फुसलाना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन सचिन भी जिद्दी था। उसने ममता को एक दिन अपनी बातों के जाल में फांसी लिया और वो सब कर गुजरा जो वो करना चाहता था। उसे ममता के जिस्म का चस्का लगा तो वो बार बार उसे पाने के लिए बेचैन हो गया। ममता एक बार उसके लिए अपने जिस्म के द्वार खोल चुकी थी, इसलिए उसने बार बार खोलने से इनकार नहीं किया। उसे भी इसमें आनंद आने लगा था। 9 जनवरी 2020 की शाम को सचिन अपने घर पर था। लगभग 7:15 बजे किसी का फोन आया तो वो बाइक उठाकर जाने लगा। पिता रजनीकांत ने पूछा तो सचिन ने कहा कि वो काम से सुरसा जा रहा है। इतना कहकर सचिन अपनी बाइक चालू करके वहां से चला गया। जब वो देर रात तक नहीं लौटा तो रजनीकांत को चिंता हुई। उन्होंने सचिन का मोबाइल नंबर मिलाया तो वो बंद था। 10 जनवरी की सुबह 6 बजे इच्छानोपुर गांव की सीमा से सटे गांव ओदरा के बाहर सड़क किनारे खाई में एक युवक का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। किसी ने 112 नंबर पर कॉल करके शव पड़े होने की सूचना दे दी। घटना स्थल सुरसा थाना क्षेत्र में आता था, इसलिए कंट्रोल रूम से इसकी सूचना सुरसा थाने को दे दी गई। सूचना पाकर सुरसा थाने के इंस्पेक्टर राजकरण शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृत युवक की उम्र 21 से 25 साल की बीच की रही होगी। युवक के गले व शरीर पर अनगिनत घाव के निशान थे, जो कि किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए थे। कुछ ही दूरी पर एक टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक वहां पे लावारिस हालत में खड़ी थी। संभवतः वह मृतक की होगी। बाइक से बैटरी, बाइक के कागज, आरसी और अन्य पेपर गायब थे। इसी बीच सूचना पाकर एसपी अमित कुमार गुप्ता और सीओ विजय राणा भी आ गए। दोनों अधिकारियों ने शव व घटनास्थल का मुआयना किया, फिर आवश्यक दिशा निर्देश देकर वहां से चले गए। मृतक की शिनाख्त न होने पर इंस्पेक्टर राजकरण शर्मा ने फोटो खिंचवाकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। बाइक के नंबर के जरिए मृतक की शिनाख्त की कोशिश की गई तो सफलता मिल गई। शव सचिन पांडे का था। उसका शव मिलने की सूचना सचिन के घर भेज दी गई। सचिन के घर आने की राह देख रहे पिता रजनीकांत को उसके शव मिलने की सूचना मिली तो उन्हें गहरा धक्का लगा। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने उनको शव का फोटो दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान सचिन के रूप में कर दी। पहचान के बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सचिन का किसी युवती से प्रेम प्रसंग था। वो मोबाइल पर उसी युवती से बात करता रहता था। 9 जनवरी की शाम को 7:15 बजे किसी के फोन करने के बाद ही वो घर से निकल गया था। इसके बाद रजनीकांत की लिखित तहरीर के आधार पर इंस्पेक्टर शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सर्वप्रथम इंस्पेक्टर शर्मा ने सचिन के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई तो जिस नंबर से आखिरी कॉल की गई थी उसके बारे में पता किया गया। वो नंबर सुरसा कस्बे में शराब ठेके के पीछे रहने वाले हीरालाल का था, लेकिन उस नंबर की लोकेशन जो हमेशा रहती थी वो सतरी गांव की थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने 13 जनवरी को हीरालाल को सतरी गांव के पास से हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपनी प्रेमिका सोनिका और दोस्त पंकज, जो कि चमरौदा गांव का रहने वाला था, उसके साथ मिलकर सचिन की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने सचिन की हत्या की पीछे की पूरी कहानी सुना दी। सचिन ममता के घर आता जाता था। इसी आने जाने के दौरान देह के लोभी सचिन की नजरें ममता की छोटी बहन सोनिका की देह पर भी टिकने लगी। सोनिका का कच्ची उम्र का यौवन सचिन को अपनी ओर खींचने लगा था। अब सचिन की आंखों में ममता के बजाय सोनिका की देह रची बसी रहती थी, इसलिए ममता को वो कन्नौज उसकी मां के पास छोड़ आया।
ममता के ना होने से घर पर सोनिका ही अकेली रह जाती थी। उसे घर में अकेला पाकर एक दिन सचिन ने उसे दबोच लिया। सचिन की इस हरकत से सोनिका भौचक्की रह गई। वो जानती थी कि सचिन उसकी बड़ी बहन का प्रेमी है, इसलिए ऐसी हरकत के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी जैसी सचिन ने की थी। उसने सचिन को धमकाया कि वो वहां से चला जाए, नहीं तो वो शोर मचा देगी। सोनिका के चिल्लाने की आवाज से आसपास के लोग आ सकते थे, इसलिए सचिन ने उस समय वहां से जाने में ही भलाई समझी। लेकिन वो उस दिन के बाद से सोनिका पर बार बार नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। जुलाई 2019 में सचिन लखनऊ गया तो वाहन चेकिंग के दौरान उसने अपने 2 साथियों के साथ भागते समय पुलिस पर गोली चला दी, जिस पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और इंटोजा पुलिस ने सचिन को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दिसंबर में वो जेल से छूटा और हरदोई में अपने गांव आ गया। जेल से छूटकर आने के बाद वो फिर से सोनिका पर दबाव बनाने लगा। जब सोनिका ने देखा कि सचिन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उसने ये बात अपने प्रेमी हीरालाल को बताई। 20 साल का हीरालाल सुरसा कस्बे में शराब के ठेके के पीछे रहता था। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था और अविवाहित था। उसके दोनों बड़े भाइयों अनिल और छोटी की शादी हो चुकी थी। हीरालाल ने सोनिका को एक मोबाइल और अपनी आईडी पर एक सिम कार्ड खरीद कर दिया था। सोनिका उसी फोन से हीरालाल से बातें करती थी। उसने जब बताया कि सचिन उस पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बना रहा है और समझाने से भी नहीं मान रहा, तो हीरालाल ने उसको सबक सिखाने के लिए उसकी हत्या करने का फैसला कर लिया। सोनिका से उसने बताया तो वो उसका साथ देने को तैयार हो गई। सचिन की हत्या में साथ देने के लिए हीरालाल ने अपने हम उम्र दोस्त पंकज से बात की, तो दोस्ती की खातिर वो हीरालाल का साथ देने के लिए तैयार हो गया। तीनों ने मिलकर सचिन की हत्या की योजना बनाई। योजना अनुसार 9 जनवरी की शाम को 7:15 बजे सोनिका ने अपने मोबाइल से सचिन को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। उसके बुलावे पर सचिन तुरंत बाइक उठाकर घर से चल दिया। गांव के बाहर निकलते ही उसे हीरालाल और पंकज मिल गए। हीरालाल ने सचिन से उन दोनों को सुरसा छोड़ देने को कहा तो सचिन तैयार हो गया। सचिन बाइक पर दोनों को बैठाकर चल दिया। सुनसान जगह पाकर हीरालाल ने ओदरा गांव के पास बाइक रुकवा ली। हीरालाल ने उतरते ही साथ लाए चाकू से सचिन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। सचिन ने हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो पंकज ने उसे दबोच लिया। हीरालाल ने सचिन का गला चाकू से रेत दिया, जिससे सचिन की मौत हो गई। दोनों ने उसके शव को सड़क किनारे खाई में डाल दिया और उसकी बाइक को एक पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया। बाइक की बैटरी, हेलमेट, बाइक की आरसी और सचिन का पर्स पैंट से निकालकर अपने साथ ले गए। एक जगह उन्होंने आरसी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बाइक की बैटरी, हेलमेट, आरसी के टुकड़े व सचिन का पर्स बरामद कर लिया। इसके साथ ही मुकदमे में धारा 120 भी और बढ़ा दी गई। आवश्यक कानूनी लिखा पढ़ी करने के बाद पुलिस ने सोनिका, हीरालाल और पंकज को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों के तीनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।